स्वागत है आप सबका एक नए वीडियो में। और काफ़ी दिनों के बाद ये मेरा लेक्चर्स आया है। करीब करीब 1.5 सालों के बाद मैं ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ। और आज हम लोग जो चर्चा करने वाले हैं वो है बीपीएससी एएसओ मेंस, जो अभी हाल में एग्ज़ाम हुआ है। इसके साइंस के प्रश्नों का बहुत ज़्यादा यूट्यूब पे आप देख रहे होगे, वीडियोस आ रहे हैं, साइंस के प्रश्न ऐसे पूछे गए ऐसे पूछे गए। तो मुझे भी एक वीडियो रिकॉर्ड करना पड़ा। और आज हम साइंस का जो प्रॉब्लम है बीपीएससी या जो भी वनडे एग्जाम्स होते हैं वह सब क्लियर मैं कर दूंगा। कोई भी ऐसा सवाल नहीं होगा साइंस के जो आप सोल्व नहीं कर पाओगे अगर आपने सही तरीके से मेरी बातों को माना। तो आज के हम वीडियो में सवालों जो बीपीएससी एसओ के जो सवाल पूछे गए उनको तो हम लोग कवर करेंगे ही करेंगे। 40 सवालों को लंबा वीडियो होगा, बट आज सब बहुत कुछ मैं बताने वाला हूँ कि एनसीईआरटी जरूरी है पढ़ना, क्या सोर्सेज होंगे, क्या स्ट्रैटेजी होगा इन जुलाई में जो हमारा बीपीएससी 72 होने वाला है। इन समय में हम कैसे अदर सब्जेक्ट के अलावा हम साइंस को कैसे कवर करेंगे, क्या एनसीईआरटी पढ़ना जरूरी होगा 6 से 12 तक। इन सारे बातों को आज हम वीडियो में करने वाले हैं। बट आपको वीडियो स्टार्टिंग से लास्ट तक देखना अगर आप सीरियस हैं तो। ऐसा नहीं कि 5 मिनट देखे 10 मिनट देखे अरे ये तो हर कोई ज्ञान दे रहा है, ऐसा नहीं। आपको पूरा अच्छे तरीके से कवर करना है। अगर आप सच में आप चाहते हो कि साइंस अच्छा हो, जीएस अच्छा हो, तो आप चीज़ों को देखेंगे, है ना। और तो स्टार्ट करेंगे आज हम पहले सवालों को जल्दी से फटाफट। एक मायोपिक पर्सन जो है वो डिस्टेंस के ऑब्जेक्ट को नहीं देख पाता है, दूर की वस्तुओं को नहीं देख पाता है। तो मायोपिक का मतलब ही होता है निकट दृष्टि दोष। तो खाली निकट देखेगा, दूर को नहीं देख पाता है ना। निकट दृष्टि दोष है, उसको निकट का ही दिखाई देता है, दूर का दिखाई नहीं देता। तो ये पहला स्टेटमेंट सही है, मतलब सॉरी ये असर्शन सही है। ये असर्शन और रीजन के सवाल आप देखोगे कि पहले क्या यूपीएससी में पूछे जाते हैं। अब हम हर एक एग्जाम में देख रहे हैं इसका क्रेज धीरे धीरे बढ़ता जा रहा है। एग्जामिनर को पसंद आता है कि वो चाहता है कि रट्टा मारने वाले विद्यार्थी नहीं हो। वो चाहते हैं कि जिन्होंने थ्योरी कंसेप्ट को समझा हो, है ना। चाहे वो कोई भी सब्जेक्ट का सवाल हो, आपको असर्शन और रीजन के सवाल आपको देखने को अभी हाल में दरोगा के एग्जाम उसमें भी असर्शन रीजन के सवाल भर भर के थे। जो दरोगा के नॉर्मल जो स्टूडेंट थे, जो दरोगा प्रॉपर तैयारी करते थे, उनके लिए तो वो बहुत ही हार्ड हो गया कि नहीं इस तरह के सवाल कैसे मैं बनाऊंगा, है ना। बट फिर भी जिन्होंने कंसेप्ट को समझा है वो अच्छे तरीके से सोल्व कर पाएंगे। तो असर्शन रीजन के सवाल आने का इशारा ही आपको है कि बीपीएससी कह रहा है कि आप चीज़ों को ढंग से पढ़ें, है ना, आप रटे मत। और एक बीपीएससी चेयरमैन ने बोला भी था कि आपको रटने वाला सवाल, वन लाइनर सवाल तो अब नहीं दूंगा। हाँ, हालांकि वन लाइनर सवाल आएंगे, लेकिन 150 में 30-40 सवाल आएंगे, 50 सवाल आएंगे, लेकिन 100 सवाल क्या रहेगा, टफ रहेगा। तो 100 आपको इस तरह से चीज़ें तैयार करना है। यहाँ पे मायोपिक पर्सन्स के बारे में पूछा तो पहला स्टेटमेंट जो असर्शन से हमारा कंप्लीट है, क्लियर है। बट सेकंड स्टेटमेंट्स को पढ़ोगे जल्दी जल्दी में नहीं पढ़ना, हमेशा असर्शन रीजन के सवालों को ढंग से पढ़ोगे, आंसर वहां दिखेगा। यहाँ पे कह रहा दूर की वस्तुओं की छवि रेटिना के पीछे बनती है। गलत बात। जो दूर की वस्तुओं की छवि है वो रेटिना से पहले बनती है, रेटिना से पहले बनती है, ठीक है। ये ध्यान में रखिएगा। पीछे बनता किसका, जिनका आंख, जिनको दूरदृष्टि दोष हो, हाइपरमेट्रोपिया हो, हाइपरमेट्रोपिया हो, ठीक है। और चीजों को समझो, याद करने का तरीका भी मैंने जब पढ़ाया चैप्टर, ऑप्टिक्स चैप्टर पढ़ाया, आप लोगों को नहीं पढ़ाया था। मैं 1.5 साल से यूट्यूब पे एक्टिव नहीं था, तो मैं क्लासेस कहीं चल रहा था मेरा क्लासेस। तो मैंने जो पढ़ाया है साइंस या अदर सब्जेक्ट्स जीएस के, वो मैं आपको शेयर करूंगा, सारी चीज़ें मैं शेयर करूंगा। आप देखोगे चीज़ें कहाँ से सवाल आता है। अभी मैं साइंस के सारे, अभी जो 40 सवाल में मैं आपको लगभग 35 सवाल दिखाऊंगा जो हमने पढ़ाया साइंस वहाँ से आया है। ऐसा मैं ये नहीं कर रहा हूँ कि मैंने जो मेरा पढ़ाया हुआ सब आ गया, ऐसा नहीं है। क्योंकि मैंने जिस सोर्स को फॉलो किया है मटेरियल बनाने में, वो सोर्स को अगर आप भी फॉलो करेंगे तो आप भी सवाल को सोल्व कर पाएंगे, ठीक है। तो सोर्स का कुल मिला के यहाँ पे खेल है ना। तो यहाँ पे हाइपरमेट्रोपिया होता तो ये हमारा सही होता, लेकिन यहाँ पे मायोपिया के बारे में पूछा है। देन स्टेटमेंट जो हमारा ये गलत है, मतलब कथन, अभी कथन सही है, कारण गलत है, ओके। और दूर की वस्तुओं की छवि रेटिना के आगे बनती है ना, आगे बनती है, इसे रेटिना है ना, सॉरी यह रेटिना है, यहाँ पे छवि बन जाएगा, यहाँ पे इमेज बन जाएगा, ठीक है। इसलिए तो
याद करने का तरीका भी है ना, ऐसा होता नहीं है, बट याद करने का तरीका है कि हमारा जो रेटिना है वो नज़दीक वाला चीज़ देख पा रहा है, दूर वाला चीज़ नहीं देख पा रहा। ये याद कराने का तरीका है मेरा, बट वो तो ठीक है, याद हो जाएगा कि मायोपिया में हम लोग कॉनकेव लेंस का इस्तेमाल करते हैं, मीन्स हिंदी में इसको बोलते हैं उत्तल दर्पण, है ना, उत्तल दर्पण। ठीक है, उत्तल दर्पण का इस्तेमाल करते हैं निकट दृष्टि दोष में, है ना। और ओके, तो ये हमारा, नहीं उत्तल नहीं बोलते, सॉरी अवतल बोलते हैं हिंदी में ना, सॉरी 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 सॉरी, हम भी जल्दी जल्दी में। अवतल दर्पण, ठीक है, ये हो गया हमारा अवतल दर्पण। ठीक है, अवतल दर्पण, कॉनकेव को अवतल बोलते हैं, कॉन्वेक्स को उत्तल बोलते हैं। ठीक है, तो ये अवतल दर्पण का इस्तेमाल करते रेटिना से पहले बनता है, बेसिक चीज़ है, आपको हर जगह एनसीईआरटी हो या हर जगह मिल जाएगा, इसके लिए कोई बहुत एनसीईआरटी की जरूरत नहीं। ऑप्टिक चैप्टर आपने क्लास 9th में 10th में सब में पढ़ा होगा, तो ऐसा कुछ नहीं। ठीक है, आगे चलते हैं, सवाल नंबर 2 की बात करेंगे। यहाँ इस सवाल मैंने यहाँ पे सोल्व करके पहले सब कुछ इसलिए डाला है कि आपका समय ज़्यादा ना जाए इस वीडियो में, क्योंकि मैं यहाँ पे अभी आपको फिजिक्स के कंसेप्ट तो पढ़ाने नहीं आया हूँ, है ना, मैं आपको सवाल को बताने आया हूँ और सवालों को समझाने आया हूँ। तो कंसेप्ट तो हम लोग पढ़ेंगे जब प्रॉपर क्लास करेंगे तो, ठीक है। बट समझेंगे कि यह क्या पूछा जा रहा है। एक मास है अर्थ का, उसको डबल हमने कर दिया और रेडियस को आधा कर दिया, तो उस अर्थ पे रखा हुआ वस्तु जो है ना, उस अर्थ पे रखा हुआ वस्तु जो है उसका मास छोटा m है। तो बताइए कि उस वस्तु का पिंड का जो है द्रव्यमान जो है वो क्या होगा, वेट ऑफ द बॉडी, वेट ऑफ द बॉडी, भार, सॉरी द्रव्यमान नहीं, भार क्या होगा। और वेट के बारे में जैसे ही आपको दिमाग में आएगा तो वेट भाई चेंज होते रहता है, और वेट चेंज होता है किसके अकॉर्डिंग, ग्रेविटी के अकॉर्डिंग, छोटा वाला जी जो है ना उसके अकॉर्डिंग, जैसे चंद्रमा पे अलग हो जाएगा, है ना। तो वेट जो है, मास तो कभी भी किसी वस्तु का चेंज नहीं होगा, मास नेवर चेंज, है ना, मास चेंज नहीं होता, वही रहेगा। लेकिन वेट हर जगह अलग 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 जगह चेंज होते रहता है, अलग अलग प्लेनेट पे, अलग अलग जगह पे, क्योंकि जी जो है उससे गहरा नाता है। वेट का फॉर्मूला ही होता है मास गुने जी, जितना मास आपका है और जिस एरिया में जी का वैल्यू है उसको गुना करने पे निकलता है वजन, वजन भार। तो जाहिर सी बात है सब जी का खेला है। आपने ये फॉर्मूला याद किया होता तो दिमाग में आता, अच्छा जी निकालने के लिए मुझे बोला जा रहा है, और जी के रेंज में दिया भी है आपको ऑप्शंस। और जब छोटा जी आपने देखा तो ये फॉर्मूला मैंने कितने अच्छे तरीके से बताया था, आप इस चीज को देखो, है ना। जी का व्यंजक, पृथ्वी का द्रव्यमान, इसे कितना पुराना पढ़ा है वो, वहां से मैंने ये स्लाइड उठा के डाला है। और यहाँ पे किस तरह से मैंने छोटा वाला जी का वैल्यू निकाला है, जैसे एक तो फोर्स दो पृथ्वी और वस्तुओं के बीच में जो लगने वाला गुरुत्व बल है उसके लिए मैंने ये निकाला था मास ऑफ अर्थ गुने मास ऑफ बॉडी, और ये कैपिटल जी है बटा रेडियस का स्क्वायर, जो उनके बीच के जो डिस्टेंस उसका स्क्वायर, है ना। ये पृथ्वी का मतलब कहने का मतलब कि त्रिज्या होता है जनरली, है ना। तो इनका इसको हमने रखा था एफ बराबर, एक और फॉर्मूला था, एफ बराबर होता है एम इंटू जी, मतलब एम इंटू एक्सेलेरेशन होता है ना, मास इंटू एक्सेलेरेशन, एफ बराबर। तो एम इंटू जी हमने क्यों रखा कि एक्सेलेरेशन को यहाँ पे जी रखा, छोटा वाला, एक्सेलेरेशन भी ड्यू टू ग्रेविटी, है ना, गुरुत्वीय त्वरण को रखा हमने। तो देन हमारा ये दोनों को इक्वेट करने के बाद हमारा ये वाला इक्वेशन आता है, ये जो मैंने अंडरलाइन किया, इस पे सारा सवाल बनेगा। तो जी का वैल्यू आपको निकालना है, जी का वैल्यू जो आएगा उससे आपको वेट निकल जाएगा। ये कैपिटल जी का कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है, कैपिटल जी को मैंने कैपिटल जी रखा है, और यहाँ पे एम को डबल करना पड़ गया क्योंकि डबल बोला है करने के लिए, डबल एम ने मैंने कर दिया, आर को आधा कर दिया। ऐसा इक्वेशन करिएगा तो ऊपर में 8 जी एम बटा आर स्क्वायर, और जी एम बटा आर स्क्वायर क्या है, जी एम बटा आर स्क्वायर छोटा जी है, और 8 जी जो जी जो नया वाला जी आया वो उसका वैल्यू हो गया 8 जी, यहाँ पे रख देंगे तो 8 एम जी। तो आराम से आंसर इसका 8 mg आ गया। बेसिक सवाल था, तो न्यूमेरिकल्स वाले सवाल आपको आ रहे हैं, आपको मुझे ये समझाना था। और न्यूमेरिकल्स वाले सवाल आपने 71st बीपीएससी में भी आपने देखा, 3-4 न्यूमेरिकल थे। तो न्यूमेरिकल्स के सवाल आते हैं, आपको कवर करना है, ठीक है, क्लियर है। आगे चलते हैं, वीडियो में लास्ट तक बने रहोगे तो आपको बहुत कुछ मिलने वाला है, ठीक है। दो आइडेंटिकल साइज के बॉल है, दो सेम साइज के बॉल हैं, एक का द्रव्यमान 12, एक का द्रव्यमान 3 किलो, मीन्स द्रव्यमान दोनों का अलग अलग दिया हुआ है, तो खेल द्रव्यमान से ऊपर ही होगा। और बोला है कि 50 मीटर के हाइट से नीचे गिराएंगे तो 10 मीटर के हाइट पे जब आएगा तो कौन सा राशि जो है चेंज नहीं होगा।
तो भाई चेंज होगा नहीं होगा, और वायु प्रतिरोध की उपेक्षा करें। मैंने फ्री फॉल वाला जो बॉडी वाला जो कंसेप्ट बताया था, फ्री फॉल कॉन्सेप्ट में मैंने बहुत अच्छे तरीके से समझाया था कि कोई भी वस्तु अगर फ्री मुक्त पलायन हो रहा, ऊपर से कोई वस्तु मुक्त अवस्था में गिर रही है, तो कौन कौन सा राशि उसमें परिवर्तन होता है, कौन सा राशि स्थिर रहता है। बट यहाँ पे मेरा है कि मास दोनों का अलग अलग दिया है, तो पूछना चाह रहा है आपसे एग्जामिनर कि मास पर निर्भर और मास जो आपका द्रव्यमान है उससे स्वतंत्र कौन सी राशियां हैं। तो जिस जिस राशि के फॉर्मूले में मास दिख जाएगा उस पे आपका निर्भर होगा काइनेटिक एनर्जी। दोनों वस्तु का अगर आप गतिज ऊर्जा निकालेंगे तो गतिज ऊर्जा का फॉर्मूला होता है आधा mv², हाफ mv²। एम मतलब मास, दोनों का मास अलग अलग है 12-3, तो कहीं ना कहीं दोनों का अलग अलग के आएगा, तो के गया। उसी तरह से पी का फॉर्मूला भी mgh है, यहाँ पे मास दिख रहा है, ये भी चेंज होगा। मोमेंटम संवेग का फॉर्मूला होता है मास गुने वेलोसिटी, द्रव्यमान गुने वेग, तो भी गलत हो गया। तो चेंज क्या नहीं होता है, तो कोई भी वस्तु नीचे गिर रही है तो उसके लिए जो छोटा वाला जी है, जो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी बोलते हैं, गुरुत्वीय त्वरण बोलते हैं, 9.8 सबके लिए बराबर है ना बाबू, कोई भी वस्तु के लिए। तो ये तो कभी चेंज नहीं होगा त्वरण। दूसरा, स्पीड भी चेंज नहीं होता है, स्पीड भी चेंज नहीं होता है। क्लियर है? तो आपका ये भी आंसर हो गया। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर। ठीक है, आगे चलते हैं, आगे चलते हैं। अगला सवाल हमारा क्या है, दो सोलेनॉइड से पी और क्यू, दो सोलेनॉइड है पी और क्यू। देखो ये परिनलिका मैंने बहुत अच्छे तरीके से बताया था, ये सब उसी का स्क्रीनशॉट लगा, मैं बार बार नहीं बोलूँगा, समझ जाइएगा कि जो भी यहाँ पे स्लाइड लगे हैं स्क्रीनशॉट, वो सब पढ़ाया हुआ स्लाइड है बहुत, एक 1.5 साल पहले। ठीक है, बायोलॉजी तो मैंने यूट्यूब पे पूरा पढ़ाया था, बाकी फिजिक्स और केमिस्ट्री मैंने नहीं डाला था। ठीक है, तो ये सोलेनॉइड है ना, ये परिनालिका ऐसे तार को लपेट देते हैं, वायर को लपेट देते हैं, और बहुत नंबर ऑफ टर्न्स रहता है, उसका मैग्नेटिक फील्ड निकालना होता है। मैग्नेटिक फील्ड का फॉर्मूला है म्यू इन आई, है ना। तो भाई एक जो हमारा पी नंबर का सोलेनॉइड है और एक क्यू नंबर का सोलेनॉइड है, इसमें सेम टोटल नंबर ऑफ टर्न है, सेम करंट फॉलो कर रहा है, लेकिन पी सोलेनॉइड जो है दुगना लंबा है क्यू से। तो बताओ इन दोनों के बीच में मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ जो है इनसाइड, इनकी इनसाइड, वो क्या होगा। ठीक है, तो मैग्नेटिक फील्ड कितना अच्छा से मैंने मैग्नेटिक फील्ड समझाया था कि सोलेनॉइड के अंदर मैग्नेटिक फील्ड क्या होगा, सोलेनॉइड के सरफेस पे मैग्नेटिक फील्ड क्या होगा, कैसा लाइन बनेगा, बहुत अच्छे से बताया था, है ना। 1-2 स्लाइड्स के अंदर मैंने बहुत अच्छे तरीके से समझाया था, सवाल भी सोल्व करवाया था। यहाँ पे है म्यू एन आई, तो दोनों के लिए अलग निकालना पड़ेगा, म्यू एन आई दोनों के लिए। यहाँ बटा मैंने किया क्योंकि हमको रेशियो निकालना है, पी बटा क्यू किया, यहाँ पे मैंने रेशियो निकालना है, तो दोनों जगह फॉर्मूला सेम रखा, ये फॉर्मूला सबके लिए तो सेम होगा ना। अब म्यू नॉट दोनों के लिए सेम है, ये चेंज थोड़ी हो सकता, नहीं होगा, इसका वैल्यू आपको पता है ना 4×10⁻⁻7 होता है, ये दोनों के लिए सेम है। आई करंट दोनों में समान बह रहा है ना, ये दोनों में करंट, ये भी चेंज नहीं होगा। तो रेशियो कैसे निकालेंगे, दोनों जगह एन एन कट जाएगा, नहीं, एन जो है, ये छोटा वाला एन जो है ना, उसका मतलब होता है प्रति मीटर आपने कितना टर्न लपेटा है, 1 मीटर में आपने कितना बार लपेटा है ना। और इस छोटा वाला एन का फॉर्मूला होता है बड़ा वाला एन बटा बड़ा वाला एल, कैपिटल मतलब एन बटा एल होता है, एन बटा एल होता है, ये होता है। और इस एन का मतलब होता है, बड़ा वाला एन का मतलब होता है टोटल टर्न, कितना बार लपेटा गया है, और नीचे लेंथ, कितने लेंथ में। लेकिन यहां पे क्या बोला था कि दोनों में लपेटा सेम गया है, दोनों में जो लपेटा जो गया है संख्या है, दोनों में जो लपेटा गया है नंबर ऑफ टर्न है, दोनों में समान है, मतलब एन दोनों का समान है, यहां भी एन समान है, यहां भी एन समान है। तो एन बटा एल हमने इसलिए किया क्योंकि खाली हमारे पास इसी से सब कुछ निकलेगा, इसलिए एन बटा एल पी किया, एन बटा एल क्यू किया, और दोनों का एन समान है तो एन से एन कट जाएगा। लेकिन लेंथ एक दो दुगना लंबाई का, एक सिंपल एल खाली है, तो यहाँ काटेंगे तो हमारा रेशियो 1:2 हो जाएगा, सोल्व करने का बात है। तो ये आपको इस तरह के सवाल आपको एग्जाम में देखने को मिला है ना। इस तरह के सवाल, इसके अगल बगल से सवाल आपको एडीओ में देखने को मिलेगा। सेम करंट पास कराना है, वो कॉपर है, एक आयरन का तार है ना, सेम करंट पास कराना है, कौन ज्यादा गर्म होगा, इसके ऊपर सवाल है। आप ऑप्शन देखो समझ में आएगा कि दोनों के ऊपर
वही बात कर रहा है, गर्म की बात कर रहा है। और हीटिंग इफेक्ट ऑफ करेंट मैंने पढ़ाया था, हीटिंग इफेक्ट ऑफ करेंट का आप फॉर्मूला जानते हो कि H बराबर होता है I स्क्वायर RT। बोलोगे ठीक है जानते हैं, दोनों में किस में ज्यादा करंट बहेगा कैसे बताएंगे हम? ठीक है बाबू, दोनों में सेम करंट पास करें तो आई से कोई फर्क पड़ने वाला है? दोनों में कॉपर ले लो या लोहा ले लो, आई से कोई तुम निकाल सकते हो कुछ? तुम बोलोगे नहीं निकलेगा। टाइम दोनों में समान रूप से उतने समय के लिए बहेगा, तो कोई फर्क। तो भाई क्या है, क्या ऐसा चीज है जिससे कि हमें पता चलेगा? तो हमें बचा खाली एच जो है वो आर पे डिपेंड कर रहा है, रेजिस्टेंस पे डिपेंड कर रहा है जिस, और मैंने लिखा था जितना प्रतिरोध अधिक होगा उतना ही अधिक ऊष्मा उत्पन्न होगा। ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, तो देखो ना, जितना प्रतिरोध उतना ऊष्मा, जितना गुस्सा प्रतिरोध, जितना गुस्सा उतना गर्म, मीन्स जितना प्रतिरोध उतना ऊष्मा उत्पन्न करेगा, जाहिर सी बात है। हीटिंग इफेक्ट ऑफ करंट में नाइक्रोम के देख लो कितना प्रतिरोध है, इसलिए ज्यादा वो हीट उत्पन्न करता है। ठीक है, अब हमें कैसे पता चला है कौन कितना ज्यादा प्रतिरोध कर रहा है, कैसे दिखाएंगे? तो रेजिस्टेंस का फॉर्मूला होता है रो एल बटा ए। अब रो मतलब क्या होता है कि जो वस्तु है उस वस्तु का प्रतिरोधकता, उस वस्तु का प्रतिरोधकता है ना। एल होता है उस वस्तु की लंबाई और ए होता है उस वस्तु का क्रॉस सेक्शन एरिया, मतलब उस वस्तु का मोटाई। ओके, तो दोनों समान है ना, यहां पे लिख दिया समान लंबाई का है और समान क्षेत्रफल का, ये भी दोनों का बराबर है। अब किस पे डिपेंड करेगा? अब दिमाग आएगा कि भाई सब खेला है उस वस्तु जो है, वो वस्तु जो है उसका प्रतिरोधकता क्या है। अब हमें यहां से दिख गया कि प्रतिरोधकता जो है हमारा लोहा का ज्यादा है कॉपर के मुकाबले में, इसलिए लोहा जो है ज्यादा गर्म होगा, है ना, खत्म बात। अब बोलो कितना कर रहे हैं, सीधे सीधे पता रहता कि रेजिस्टेंस लोहा का ज्यादा होता है तो वो कर देते, नहीं, क्योंकि यहाँ पे लिखा था, इसे मुझे बताना था कि क्रॉस सेक्शनल एरिया भी दोनों का समान है, इसलिए मैंने यहाँ तक गया। अगर ये लिखा नहीं रहता तो अलग चीज था, डायरेक्टली बनाते। अगर ये यहाँ पे कुछ अलग लिख देता कि एक का लेंथ अलग एक का क्रॉस सेक्शन एरिया अलग है, तब हमें यहाँ पे फंस सकते थे। ठीक है, तो यहाँ पे इस तरह से सवाल का उत्तर हो जाएगा हमारा सी। ये तो साउंड का स्पीड है यार हमारा एयर में, फिर उसके बाद पानी में, फिर उसके बाद स्टील इस्पात जो भी बोलो, लोहा बोलो, बी आंसर इसका होगा। ठीक है, एयर वाटर एंड आयरन। यहाँ पे सवाल है अपवर्तनांक से लेके, तो अपवर्तनांक को मैंने बहुत अच्छे तरीके से पढ़ाया है। अपवर्तनांक मतलब होता है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम। निर्वात में प्रकाश का चाल को भागा दीजिए, जिस माध्यम में प्रकाश चल रहा है, दोनों का भागा देने के बाद जो आएगा वो उस माध्यम का, उस वस्तु का अपवर्तनांक निकलेगा, है ना। एन बराबर बोलते हैं सी बटा भी, है ना, ये होता है। ठीक है, यहां पे मैंने पढ़ाया था जब आपको अपवर्तनांक के बारे में, तो मैंने कुछ एक स्लाइड दिया था, एक स्क्रीनशॉट दिया था एनसीईआरटी का, कितना वस्तुओं का कम से कम एटलीस्ट अपवर्तनांक याद रखो, 6-7 का। आयरन, सॉरी आयरन बोल रहे हैं, केरोसिन था, वाटर था, हीरा था, है ना। तो जाहिर सी बात है हीरा का 2.42 सब लोग याद रखते हैं, सबसे ज्यादा अपवर्तनांक है। वाटर का 1.33 याद रखता है बहुत अच्छे जो पढ़ने वाले लोग हैं। केरोसिन का 1.44, यही था। तो पहला स्टेटमेंट ठीक है, इनका अपवर्तनांक केरोसिन का ज्यादा है हीरा से, ए सही हो गया, मतलब जल से। ठीक है, सेकंड जब आपने पढ़ा स्टेटमेंट, पहले स्टेटमेंट को ढंग से पढ़ो और उसके बाद कौन सा कंसेप्ट लगता है वो समझो, ऐसे नहीं रट्टा नहीं मारना, मैं बार बार रट्टा नहीं मारना। किसी माध्यम का अपवर्तनांक उसके द्रव्यमान घनत्व पर निर्भर करता है। कोई भी माध्यम का अपवर्तनांक, किस माध्यम का, लोहा, पानी का, वायु का, है ना, एयर का, वाटर का, केरोसिन का अपवर्तनांक क्या है नहीं है, उसके द्रव्यमान घनत्व पर निर्भर करता है। जो माध्यम है वो कितना घनत्व है उसके अंदर। ठीक है, बहुत अच्छी बात है, करता है निर्भर, है ना। कैसे कैसे निर्भर करता है भाई, ये चीज कैसे बताओ? ओके, तो मैंने बताया था कि एक माध्यम होता है, इसको बोलते हैं रेयर, रेयर माध्यम, इसको हिंदी में बोलते हैं विरल।
रेयर मतलब बहुत कम लोग हैं ना। एक माध्यम होता है डेंसर। डेंसर मतलब डेंसिटी हो ही गया ना, इसको बोलते हैं सघन। जब भी प्रकाश रेयर से, रेयर माध्यम से, तो प्रकाश तो ऐसे नहीं सीधा चलता है ना, ओके जो भी है समझ लीजिए, है ना। जब भी प्रकाश रेयर से डेंसर माध्यम में जाएगा, ये मान लेते हैं कि शीशा है, ये ग्लास है ना, एक ग्लास, ये ग्लास जो है, ग्लास ये हमारा एयर। तो आपको पता है ना ग्लास का घनत्व तो ज़्यादा होगा एयर से, जाहिर सी बात है। घनत्व में तो क्या होता है, कितना मॉलिक्यूल्स, कितना पार्टिकल्स है, क्यों कितना है एक क्षेत्रफल में। तो ग्लास तो भाई एयर तो एयर होगा। एयर सॉलिड और लिक्विड में तो, सॉलिड और गैस में तो फर्क है ना, गैस का घनत्व तो बहुत कम होता है। तो एयर से, एयर जो लाइट जो है ये वायु से ग्लास स्लैब में घुसेगा तो अपवर्तन होता है, क्या होता है, रिफ्रैक्शन होता है। ये सब पढ़े होगा आपने। क्यों होता है, क्योंकि इसका घनत्व ज़्यादा है, और घनत्व ज़्यादा रहने के कारण, घनत्व ज़्यादा रहने के कारण जो प्रकाश की चाल है वो स्लो हो जाती है। ये मान लेते नॉर्मल है, प्रकाश की चाल स्लो हो जाती है, प्रकाश जो है आपका ये नॉर्मल की तरफ मुड़ जाती है। ये मैंने पढ़ाया था और मैंने तरीका बताया था कि जब भी आप खाली रोड में चलते हो तो स्पीड चलते हो, जैसे ही रोड घनी आबादी वाला जगह आता है, लिखा रहता है घनी आबादी वाला, तो वहाँ पे गाड़ी आप स्लो कर देते हो, है ना। तो क्यों करते हो, क्योंकि घनत्व ज़्यादा है। तो लाइट भी वही है, जब ज़्यादा घनत्व दिखता है तो स्लो हो जाता है बेचारा, और तो माध्यम सघन दिखेगा स्लो हो जाएगा, है ना। और सघन माध्यम का स्लो हो गया मतलब, स्लो हो गया मतलब देखिए प्रकाश की चाल मान लेते हैं 3 × 10⁸ है ना, ओके, वैक्यूम में। और जिस माध्यम से प्रकाश गुजर रहा है उसका मान लेते हैं 2⁻10⁸ है। अभी मान लेते हैं, बता रहे, ठीक है। जिस माध्यम से, मान ले ग्लास से गुजर रहा है लाइट, है ना, उसका, उसमें प्रकाश की चाल को हमने देखा 2×10⁸ है, मैंने भागा दिया तो n बराबर आया 1.5, मतलब 1.5 जो आपका घनत्व है, 1.5 जो आपका है ये आपका अपवर्तनांक है। तो अपवर्तनांक 1.5 आया, क्यों आया, क्योंकि प्रकाश की चाल से तो कम था। यह अपवर्तनांक बढ़ेगा कब, कब बढ़ेगा, जब प्रकाश की चाल को आप स्लो करते जाइएगा। देखिए प्रकाश की चाल मान लेते हैं किसी माध्यम में 1 हो गया, 1×10⁸, तो अब अपवर्तनांक कितना हो गया 3। अपवर्तनांक बढ़ रहा है तो स्पीड भी घट रहा है ना, मतलब द्रव्यमान घनत्व पर तो निर्भर कर रहा है, कोई इशू नहीं, हम समझ गए। लेकिन यहां बोला जितना अधिक द्रव्यमान घनत्व होगा उतना स्पीड होगा, गलत। जितना स्पीड होगा, सॉरी, जितना द्रव्यमान ज्यादा होगा उतना ही वो धीरे धीरे चलेगा, जितना घनत्व ज्यादा होगा उतना ही प्रकाश धीरे धीरे चलेगा। यहाँ पे मैंने लिखा भी तो है, प्रकाश की चाल कम होती है सघन माध्यम में, खत्म बात। तो स्टेटमेंट नंबर, जो कारण है वो गलत है ना। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। आगे चलते हैं। ये एक फ्यूज वायर है, टीन का बना हुआ है फ्यूज वायर, और जनरली लेड और टीन को मिला के फ्यूज वायर बनाते हैं। फ्यूज वायर जब भी आपको आए, है ना, या कोई आपको फिलामेंट आए, हीटर आए, ये सब हीटिंग इफेक्ट ऑफ करेंट के ऊपर है। आयरन आए, ये सब हीटिंग इफेक्ट ऑफ करेंट के ऊपर है। और फ्यूज वायर के बारे में कह दिया कि एक फ्यूज है हमारे पास जो टीन का बना हुआ है, 10 एम्पियर का करंट जैसे ही जाता है वो गल जाता है, मतलब 10 एम्पियर करंट से ऊपर करंट अगर उस सर्किट में फ्लो होगा तो फ्यूज जल जाएगा। फ्यूज का काम ही है भाई आपका घर को बचाना। ज़्यादा करंट पास होगा वो गल के कनेक्शन कट हो जाएगा, वहाँ से, वहीं से कनेक्शन कट हो गया, आगे तार लाइन ही नहीं पहुँच पा रहा है तो बच जाएगा। फ्यूज का काम ही है। तो हीटिंग इफेक्ट ऑफ करंट पे इसलिए, सॉरी, हीटिंग इफेक्ट ऑफ करंट पे इसलिए काम करता है कि फ्यूज का गलनांक कम होता है एक तो, और एक लेवल बनाता है कि इतना 10 एम्पियर का फ्यूज है, 10 एम्पियर का करंट बढ़ेगा तो गल जाएगा, कोई इशू नहीं है। लेकिन यहाँ पे आदमी क्या बोल रहा है कि क्या परिवर्तन करें कि फ्यूज वायर जो है, फ्यूज टीन का ही होना चाहिए, सेम चीज का, आराम से करंट को 30 एम्पियर तक पास करा दे। सेम मटेरियल है और 30 एम्पियर तक करंट हमको पास करवाना है, क्या परिवर्तन करना पड़ेगा। अब बोलोगे क्या इस किस तरह का सवाल है। हीटिंग इफेक्ट ऑफ करंट को तुम समझ जाओगे ना। हीटिंग इफेक्ट ऑफ करंट होता है I²RT, H बराबर, ठीक है, पहले भी यही था अभी भी यही है, 10 एम्पियर में भी। लेकिन हमको गलना नहीं चाहिए, 30 एम्पियर तक करंट पास होगा तो
मतलब 30 एम्पियर तक के करंट को फ्लो कर ले। 30 से ऊपर गले अलग बात है, लेकिन 30 मतलब 10 एम्पियर से ज़्यादा का करंट फ्लो कराना है और गलना भी नहीं चाहिए। तो गलना नहीं चाहिए, 10 से ऊपर जाएगा और गलना नहीं चाहिए। क्यों नहीं गलेगा? मैंने बताया था ना, जितना प्रतिरोध उतना गर्म। तो प्रतिरोध कम कर देंगे तो कम गर्म होगा, है ना। 10 से ऊपर भी करंट फ्लो करवा लेगा, कोई इशू नहीं है। मतलब कम गर्म करना है, और कम गर्म करने के लिए रेजिस्टेंस को कम करना पड़ेगा। टाइम की कोई फर्क है, करंट से कोई फर्क ही नहीं पड़ रहा ना। करंट तो 30 एम्पीयर बढ़ा दो, जो भी हमें तो पूछ रहा है ना क्या करे कब। तो एच जो डिपेंड कर रहा है, प्रॉपर्ली डिपेंड कर रहा है आर पे, और आर का फॉर्मूला होता है रो एल ए, है ना। हमें रेजिस्टेंस कम करना बाबू, ठीक है। और यहां पे कह दिया मटेरियल चेंज नहीं होगा, तो ये पी भी कोई फर्क नहीं पड़ रहा, क्योंकि पी क्या होता है, उस मटेरियल का रेजिस्टिविटी। हमें यहाँ पे बोला टीना ही रखना है, तो रेजिस्टिविटी हम बढ़ा घटा सकते नहीं है, क्योंकि टीना तो टीना, हाँ लोहा डाल देते तो अलग बात था, लेकिन टीना तो टीना ही रहेगा। तो रेजिस्टिविटी से कोई फर्क नहीं पड़ेगा। फर्क कहाँ से पड़ेगा? एल और ए से। यहाँ पे एल और ए से फर्क पड़ेगा। यहाँ पे कह दिया है, ठीक है, ओके। हाँ, अब हमारा कम करना है, रेजिस्टेंस को कम करना। एल को अगर बढ़ाएंगे, लंबाई को बढ़ाएंगे तो रेजिस्टेंस बढ़ जाएगा, हमें कम करना। तो एल से तो एल की छेड़छाड़ नहीं कर सकते हैं, छेड़छाड़ करना पड़ेगा क्रॉस सेक्शन। क्रॉस सेक्शन मतलब मोटाई, क्रॉस सेक्शन का मतलब ठेठ भाषा में समझो मोटाई। उस तार की मोटाई को बढ़ा दीजिए, सॉरी हाँ, जो टीन है, टीन का जो फ्यूज है उसका मोटाई कर दीजिए, तो रेजिस्टेंस को फॉलो, मतलब रेजिस्टेंस कम जाएगा, ठीक है। इंक्रीज द क्रॉस सेक्शनल एरिया, बढ़ा दिया, ऑफ द फ्यूज वायर, और कनेक्ट इन सीरीज, ठीक है। तो हमारा गलत सीरीज में है, और ये पता है कि हम लोग फ्यूज को सीरीज में जोड़ते हैं, पैरेलल में नहीं, सीरीज में जोड़ते हैं, तभी तो डायरेक्ट करंट फ्लो करेगा, तुरंत उड़ जाएगा वो, इसलिए सीरीज में जोड़ते हैं। देखिए घर पे आप, यहाँ लिखा भी है मैंने बहुत अच्छे तरीके से, है ना, सीरीज में लगाया था। तो सीरीज और एरिया बढ़ा दो, सीरीज और एरिया बढ़ा दो। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। ये बहुत हल्का सवाल, बच्चा वाला सवाल बोल सकते हो आप इसको। मैंने बताया था कि बैलेंस फोर्स, अगर कोई भी दोनों तरफ से समान फोर्स लग रहा है तो नेट फोर्स 0 हो जाएगा, यही बात है। एक आ दो, बंदूक से गोली, थर्ड लॉ। फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन है ना आपका, गाड़ी बस है ना। सेकंड लॉ ऑफ मोशन, गेंद को पीछे खींचते हैं, चेंज ऑफ मोमेंटम, है ना। मोमेंटम को थोड़ा सा संवेग को, इंपल्स को कम करने के लिए, है ना, इंपल्स को कम करने के लिए होता है। तो ये सब आपको तो इजी सवाल था, नो डाउट। आगे चलते हैं। जब सूर्य के प्रकाश एक रेन ड्रॉप में घुसता है, प्राइमरी रेनबो का फॉर्मेशन होता है, फिर तो कौन कौन सी घटना घटती है। रेनबो मैंने कितना अच्छा से बताया था। मान लेते हैं कि ये आपका बूंद है ना, पानी का। तो प्रकाश पहले घुसता है, तो प्रकाश यहाँ पे ये आ गया रेयर माध्यम, ये आ गया सघन माध्यम। प्रकाश जैसे ही घुसेगा तो क्या होगा, अपवर्तन होगा। ये तो पता है। तो पहला काम क्या हुआ, अपवर्तन। जैसे प्रकाश अंदर घुसा तो अब रेनबो बनाना है, प्रकाश जैसे ही घुसेगा प्रिज्म की तरह काम कर जाएगा, और प्रिज्म की तरह काम करना तो प्रिज्म, आपको पता है ना प्रिज्म में क्या होता है, व्हाइट लाइट 7 रंगों में विभाजित होती है। और क्यों होती है, एक तो अपवर्तन की घटना हुई और दूसरी घटना हुई डिस्पर्सन की। कौन सा घटना हुआ, डिस्पर्सन, मतलब हिंदी में बोलते हैं इसको क्या बोलते हैं, विक्षेपण, वर्ण विक्षेपण। क्या बोलते हैं, वर्ण, तो कलर में बदलना हो गया। फिर जो लाइट है इसके अंदर ही ट्रेवल करेगी, मतलब इंटरनल रिफ्लेक्शन करेगी, इंटरनल रिफ्लेक्शन करेगी, आंतरिक परिवर्तन, है ना। यहाँ पे अंदर ही मतलब घूमना, तो अपवर्तन नहीं, परिवर्तन कर रहा, आंतरिक परिवर्तन। और फिर लाइट बाहर निकल जाएगी, तो फिर से होगा अपवर्तन, क्योंकि फिर से डेंसर से रेयर माध्यम में आएगा। ये 4 घटनाएं होती हैं, 2 बार अपवर्तन, फर्स्ट और लास्ट में, और डिस्पर्सन और इंडक्शन। मैंने बताया था अच्छा तरीके से, आर टी आई आर आर, ये तरीका होता है रेनबो फॉर्मेशन में। और ये देखिए पढ़ाया हुआ था, देखिए ये सब, है ना, बहुत अच्छे तरीके से कैसे क्या होता है, ये सब पूरा स्लाइड को रोक के वीडियो पढ़िए आप, देखिए, ठीक है। कितना अच्छा से, मैं ज़्यादा चीज़ें लिखा भी नहीं हूँ, लेकिन सवाल आ रहे हैं ना यार एग्जाम में। बेल मेटल तो कॉपर और टीन का बना होता है, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। हल्का सवाल है। आयोडीन को घोल सकते हैं, अब आयोडीन को घोल सकते हैं आसानी से, किस में, पानी क्यों देगा ऑप्शन में, पानी ऑप्शन में इसलिए दिया है कि बहुत लोग सोचे अच्छा पानी में, लेकिन समझ जाओ ना कि पानी में देगा तो इतना थोड़ी कहता कि भाई हाँ पानी में घुल जाएगा इसलिए आंसर दे दिया, ऐसा नहीं। मतलब सवाल में कुछ है दम, और मैंने ये पढ़ाया था जब सॉल्यूशन वाला चैप्टर पढ़ा रहा था तब,
बहुत अच्छे तरीके से समझाया था कि विलायक में विलेय की विलेयता को प्रभावित करने वाले कारक, है ना। ये जो मैंने पढ़ाया था ये आपके बुक से उठा के मैंने ये स्लाइड डाला था, है ना, क्योंकि उस समय भाई चीजों को समझेंगे, ठीक है। यहाँ पे कह रहा है ध्रुवीय विलायक और अध्रुवीय, वैसा विलायक जो सेम तरह के कंपाउंड में, जो ध्रुवीय विलायक होगा, ध्रुवीय विलायक जो होगा वो ध्रुवीय विलेय को ही घुलाएगा, है ना। और अध्रुवीय विलायक होगा, जैसे यहाँ पे मैंने लिखा था अध्रुवीय विलेय, जैसे कोलेस्ट्रॉल, ब्रोमीन, और वहां पे मैंने और भी लिखाया था आयोडीन के बारे में, और भी चीज मैंने लिखा था एग्जाम्पल में। इसमें घुलते हैं अध्रुवीय विलायक में घुलते हैं, जैसे बेंजीन में, कार्बन टेट्राक्लोराइड में। तो आयोडीन कैसा है, अध्रुवीय विलायक है जो कार्बन टेट्राक्लोराइड में घुल जाएगा आसानी से। खत्म हो गया सवाल, है ना। इस तरह के सवाल आपको देखने को मिला है एग्जाम में, ठीक है, पढ़ोगे ढंग से तब। सबसे कम स्टेबल ऑक्साइड ऑफ क्लोरीन, तो सबसे कम स्टेबल ऑक्साइड है क्लोरीन का। इस सारे क्लोरीन के ऑक्साइड हैं और कह रहा है सबसे कम स्टेबल। ऑक्सीडेशन नंबर मैंने पढ़ाया था कि ऑक्सीडेशन नंबर, मैंने ये भी बोला था कि ऑक्सीडेशन नंबर पे ज़्यादा जोर नहीं देना कि ऑक्सीडेशन नंबर कैसे निकालें, कैसे निकलेगा, तो वो थोड़ा सा आपके लिए टफ हो जाएगा, है ना। तो ऑक्सीडेशन नंबर पे उतना जोर नहीं देना था, बट ऑक्सीडेशन नंबर थोड़ा सा मैंने बोला था कुछ कुछ एलिमेंट्स का ऑक्सीडेशन नंबर याद रखेंगे। और जब आप पढ़ोगे पी ब्लॉक एलिमेंट ये सब पढ़ोगे तो वो मैं पढ़ाया उसमें सब लिखा भी हूँ, है ना। तो वो अलग बात है, वो आप वहाँ से भी याद करते तो समझ में आ जाता है कि ये हेलोजन है, क्लोरीन हेलोजन है। और हेलोजन की जो ऑक्साइड्स होते हैं ये मैंने बताया था, जिसका ज़्यादा ऑक्सीडेशन नंबर है वो ज़्यादा स्टेबल होगा, जिसके पास ऑक्सीडेशन नंबर कम है वो लीस्ट स्टेबल होगा, मतलब कम स्थिर होगा। तो यहाँ पे हमें क्लोरीन का ऑक्सीडेशन नंबर ज्ञात करना है। तो जिसका ऑक्सीडेशन नंबर ज्ञात करना उसको क्या कहते हैं, एक्स कहते हैं। और दो क्लोरीन है तो 2x हो गया। और ऑक्सीजन का यहाँ पे ऑक्सीडेशन नंबर हमारा कितना लेना पड़ेगा, -2, तो -2 हो गया। जोड़ते हैं ना, प्लस में प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, बराबर 0 लिख देंगे। यहाँ पे x बराबर हमारा आ जाएगा 1, इसका ऑक्सीडेशन नंबर 1 आया। इसका निकालेंगे तो क्या होगा, Cl बराबर खाली x हो जाएगा। ऑक्सीजन 2 को है तो दो दूनी -4 हो जाएगा, प्लस में -4 लिखेंगे तो इसको क्या लिखेंगे, x -4 बराबर 0, x बराबर क्या हो गया 4। ऐसे कर करते निकालेंगे तो सबसे कम इसका आएगा। तो ये जो हमारा है सबसे कम स्थिर ऑक्साइड है। खत्म बात। थोड़ा हार्ड कैटेगरी में इस सवाल को हम रखेंगे, नो डाउट, है ना। आगे चलते हैं। कौन सा क्षार नहीं है, क्षार अल्कली, सोडियम हाइड्रोक्साइड सब तो होगा ना भाई, ये आपका थोड़ी क्षार होगा, ये तो अल्कोहल है ना, इथेनॉल है। सबसे ज्यादा एसिडिक कौन है, सबसे ज्यादा एसिडिक कौन, जिसके पास ज्यादा ऑक्सीडेशन नंबर। क्लोरीन सबसे ज्यादा जहां पे ये ऑक्सी क्लोराइड से है, ऑक्सी क्लोराइड है ना, ऑक्सी एसिड है क्लोराइड के, ठीक है, इसको बोलते हैं ऑक्सी एसिड, है ना, ऑक्सी एसिड ऑफ क्लोराइड। अब इसके लिए थोड़ी है कि हमें यार क्लास 12 तक एनसीईआरटी पढ़ेंगे, नहीं, क्लास 12 चीजें क्यों नहीं पढ़ोगे, क्योंकि क्लास 6 से क्लास 12 तक पढ़ना पॉसिबल है ही नहीं आपको। साइंस के एनसीईआरटी अभी 2-4 महीनों में बहुत हार्ड चीज हो जाएगा आपके लिए। तो इसके लिए क्या करेंगे आप, कैसे कंप्लीट करेंगे, उसके लिए मैं हूँ आपके लिए, उसके लिए कि मैं आपका कैसे कंप्लीट करवाऊंगा 45 लेक्चर्स में, ओनली 45 लेक्चर्स में इस तरीके से मैं क्लास 6 से क्लास 12 तक करवा दूंगा कि आपके कोई सवाल छूटेंगे नहीं, ठीक है। आप इस चीज़ों को देखोगे तब समझ में आएगा। यहाँ सबसे ज़्यादा जिसके पास ऑक्सीडेशन नंबर होगा वो जैसा सबसे ज़्यादा अम्लीय होगा, ठीक है। तो सबसे ज़्यादा ऑक्सीडेशन नंबर आपको यहाँ पे मिल जाएगा, देख लीजिएगा, ठीक है। यहाँ पे हाइड्रोजन का 1 रखना और ऑक्सीजन का -2 रखना और Cl का निकालने के लिए x मान लेना और 0 करके निकाल लेना, ठीक है। सबसे ज़्यादा A का होगा। एनेस्थेटिक, बेहोश करने में किसका इस्तेमाल करते, रटने वाला सवाल नहीं है, सब पढ़ा है, जिसमें आप दवाई के बारे में पढ़ते हो, केमिस्ट्री इन एवरीडे लाइफ, केमिस्ट्री का हमारे एवरीडे लाइफ में जो एक चैप्टर हमारा है उसको मैंने अच्छे तरीके से पढ़ा है कि एनेस्थेसिया क्या होता है, एनाल्जेसिक क्या होता है, एंटीपायरेटिक्स क्या होता है, एंटीबायोटिक क्या होता है, एवरीथिंग, है ना। तो एनेस्थेसिया बेहोश करने वाला दवाई सबसे पहले 1846 में डाइइथाइल ईथर को इस्तेमाल किया था और वहीं पे था भाई डाइइथाइल ईथर, खत्म, है ना। आगे चलते हैं, सवाल देखते हैं। सवाल नंबर देखते हैं। आयरन आयरन किस में पाया था, हीमोग्लोबिन में, क्या है जी सवाल है, ये मिलाने के लिए सवाल आया था, है ना। इस सवाल कोई बहुत हार्ड सवाल नहीं है जी, ठीक है। मैग्नीशियम ऑक्साइड, मैग्नीशियम क्या है, बोलेंगे कि आप क्या है, ये मेटल है। और मेटल्स के ऑक्साइड क्या होते हैं, क्षारीय, ये सब पढ़ाया हुआ सवाल है। मेटल ऑक्साइड क्या होते हैं, क्षारीय। फिर यहाँ पे फास्फोरस क्या है, बोलेंगे कि ये तो आपका नॉन मेटल्स मतलब अधातु है।
तो इसके क्या हो जाएंगे, एसिडिक। मिल गया। एल्युमिनियम के बारे में, जिंक के बारे में, ये तो बहुत बार पढ़ा पूछा गया। जिंक ऑक्साइड, एल्युमिनियम ऑक्साइड, लेड ऑक्साइड, बेरिलियम ऑक्साइड, ये सारे ऐसे हैं जिनके अंदर दोनों गुण है, अम्लीय और क्षारीय। इसको इसलिए बोलते हैं उभयधर्मी ऑक्साइड, एम्फोटेरिक ऑक्साइड। तो ठीक है, एम्फोटेरिक ऑक्साइड हो गया। अब जो बच्चा सोडियम ऑक्साइड, वो आपको हार्ड प्रबल क्षार होते हैं, और सोडियम ऑक्साइड हो, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड हो, है ना, सॉरी, सोडियम ऑक्साइड हो, पोटेशियम ऑक्साइड हो, ये दोनों स्ट्रॉन्ग बेसिक है। स्ट्रॉन्ग बेसिक इसलिए है कि क्योंकि ये अल्कली बनाते हैं, जल में घुल जाते हैं आसान से। ऐसे जनरली जल में नहीं घुलते, लेकिन जल में घुल जाते हैं, इसलिए इसका आंसर जो है आपका मिला लो, है ना, ए का 2 और बी का 4, A2 B4, A2 B4, है ना, A2 B4 हो गया। ठीक है, ओके, देख लीजिएगा इसको ऑप्शन को। ओके, चलते हैं आगे। तो इसलिए ये वीडियो लाने के पीछे मेरा यही रहा कि इस तरह के जब सवाल आ रहे हैं तो मेरे तरफ से भी आपको कुछ ऐसा कंटेंट प्रोवाइड करवा दिया जाए कि आपको कम से कम साइंस के लिए तो टेंशन मुक्त रहें। ठीक है, बाकी और वीडियोस मैं धीरे धीरे लाऊंगा अलग अलग सब्जेक्टों के लिए, अलग बात है, बट साइंस के लिए मैं पहली बार कोई ऐसा कोर्स लॉन्च कर रहा हूँ, क्योंकि इसका मेरे पास सारा कुछ जो कंटेंट्स है वो बना हुआ है, तो मैं इसको करवा सकता हूँ कंप्लीट, कोई दिक्कत नहीं है। और ज़्यादातर मैं ये चांस रखूँगा कि आपको ट्राई करूँगा कि आपका एडीओ एग्ज़ाम से पहले लगभग 80% कम्प्लीट है। हालांकि नहीं हो पाएगा वो पूरा, लेकिन जो महत्वपूर्ण चीज़ें होंगी, जैसे बायोलॉजी है, फिजिक्स है, केमिस्ट्री है, वो तो कम एटलीस्ट कुछ चैप्टर्स कंप्लीट हो। मैं तो बायोलॉजी प्रॉपर हो गया कंप्लीट, फिजिक्स कंप्लीट हो जाएगा। हो सकता है जो लास्ट में जो मैं पढ़ाऊंगा केमिस्ट्री या फिजिक्स जो भी लास्ट में पढ़ाऊंगा, उससे कुछ चीज़ें छूट सकती है, एक दो चैप्टर में। तो आपके एडीओ एग्जाम की मैं बात कर रहा हूँ, बाकी एग्जाम के लिए तो कंप्लीट हो जाएगा। लेकिन मैं ऐसा रखूँगा कि डेली 2-2 वीडियो मैं अपलोड कर दूँ इस कोर्स में, और आपका सब कुछ कंप्लीट हो जाए विद इन टाइम एडीओ से पहले। लेकिन 2-2 वीडियो में डालूंगा तो थोड़ा मेरे लिए बहुत हार्ड हो जाएगा रिकॉर्ड करना, है ना, क्योंकि इतना टाइम नहीं रहता है। फिर भी आपको मैं हेल्प करूंगा जितना ज़्यादा हो सकता है। लेकिन आपको ये कोर्स के बारे में समझिए, कंप्लीट साइंस सिलेबस। साइंस के लिए कहीं नहीं भटकना, साइंस के लिए आपको कहीं जाना नहीं है, कहीं मतलब कहीं नहीं। न एनसीईआरटी पढ़ना है, एनसीईआरटी पढ़ भी नहीं सकते यार आप। क्लास 9-10 पढ़ोगे एनसीईआरटी, मजा आ जाएगा। 11-12 में जाओगे फंस जाओगे, और 11-12 पढ़ना ही पड़ेगा। 20 से 30% सवालों के लिए 11-12 पढ़ना पड़ेगा। और आप क्यों पढ़ोगे, आप क्लास 9 और 10 के एनसीईआरटी भी क्यों पढ़ोगे? 12, 15, 16 चैप्टर क्यों पढ़ोगे? दोनों में से 10 से 12, 13 चैप्टर है, क्यों पढ़ोगे? और कौन सा पढ़ना है उसमें, ये भी तो है ना कि इसमें सब पढ़ लें, कौन सा रखना नहीं रखना, उसके लिए हम है ना। मेरा जो कंटेंट है वो आप देखो ना, सब कुछ है ना उसमें, एक एक चीज़ एनसीईआरटी का सब कुछ डाला हुआ है, जो पढ़ना है, जो पूछा हुआ सवाल है, सब कुछ आपके ये सीडीएस में पूछा, ये इस एग्जाम में पूछा, ये इस एग्जाम में पूछा, एवरीथिंग मैं पढ़ाते पढ़ाते बताऊंगा आपको। तो जाहिर सी बात है आपको उसके लिए टेंशन है, एनसीईआरटी बेस्ट होगा। ठीक है, एनसीईआरटी पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी, कोई बुक आपको पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी। हाँ, कोई मैं बुक अगर रिकमेंड करूंगा, उस बुक को ले लेंगे आप रिवीजन पर्पस के लिए, तो अच्छी बात है। प्रीवियस ईयर सवाल चाहे बीपीएससी हो, एसएससी हो, रेलवे हो, सीजीएल हो, सीडीएस हो, सबका आपको वहाँ पे कहीं ना कहीं निचोड़ मिलेगा, पीडीएफ नोट्स मिलेगा, डाउट क्लियर सेशन मिलेगा। जब भी आपको दिक्कत होगा तो उसके लिए मैं डाउट क्लियर करने के लिए मैं एक क्लास रखूंगा, कोई दिक्कत। ऐसे मैं जब भी पढ़ाता हूँ तो मैं इस बात का ध्यान रखता हूँ कि आपको किसी भी तरह का दिक्कत ना हो। आपको सवाल पूछ ही नहीं पाओगे इस तरीके से, क्योंकि मैं एज ए स्टूडेंट चीज़ों को कंटेंट बनाता हूँ कि मुझे इसमें जब मैं पढ़ाऊंगा तो लोगों को क्या दिक्कत हो सकता है इसमें, ये सब कुछ उसी में क्लियर मैं करवा देता हूँ। तो उतना ज़्यादा डाउट नहीं होगा, बट फिर भी उसके लिए मैं ग्रुप बनाऊंगा। और प्रीलिम्स फोकस रहेगा, कोई प्रीलिम्स को आप आराम से कवर कर पाओगे। प्रीलिम्स और मेंस की एग्जाम हो, मीन्स जो वनडे एग्जाम हो, ऑब्जेक्टिव एग्जाम हो, आराम से कर पाओगे। और बहुत अच्छा आपको साइंस का स्कोर करना है तो आप इस कोर्स को ज्वाइन करें। 699 है अभी, आप देखोगे तो प्राइस अभी इसका मैंने कम कर दिया, 400 कर दिया, काफ़ी ज़्यादा डिस्काउंट है, तो आप अभी परचेज कर सकते हो ऐप स्टोर पे बीपीएससी प्लेटफॉर्म। बहुत सारे लोग जुड़े भी होंगे, और जो नहीं जुड़े हैं वो बीपीएससी प्लेटफॉर्म चाहे आप गूगल प्ले पे सर्च कर लेना, है ना, प्ले स्टोर पे, है ना, प्ले स्टोर पे सर्च करोगे बीपीएससी प्लेटफॉर्म, नंबर से लॉगिन करना, और देन आपको वहाँ पे कोर्स सेक्शन में आपको ब्रह्मास्त्र कोर्स करके मिलेगा, वहाँ पे आप परचेज कर लेना। दूसरा चीज़, जो वेब पे इस्तेमाल करते, जो मतलब कंप्यूटर पे चालू करना चाहते हैं, उसके लिए मैं बता देता हूँ। सब कुछ मैं ग्रुप में सब कुछ मैं कमेंट में डाल दूँगा, ठीक है। क्लास प्लस लॉगिन करना, ये सर्च करना गूगल में आ जाएगा, लॉगिन करना, मोबाइल नंबर अपना डालना, और एक कोड पूछेगा WGW
सॉरी, है ना। कोर्स पूछेगा, ऑर्गेनाइजेशन कोड पूछेगा, WJWGM, है ना। ठीक है, ये मुझे सॉरी यही होगा, है ना। फिर मैं ये डाल दूंगा कमेंट्स में कौन सा ऑर्गेनाइजेशन कोड है, मुझे भी ध्यान में नहीं रहता बार बार, लेकिन यही होगा। वहाँ से आप कर सकते हो, सब कुछ कंप्यूटर पे दिखाएगा, सब कुछ खुलेगा कंप्यूटर पे वीडियो। दूसरा चीज़ कि आप ऐप स्टोर, अगर आपके पास iOS है तो वहाँ पे भी आप चीज़ों को डाउनलोड कर सकते हो। वहाँ पे भी आपको iOS पे बीपीएससी प्लेटफॉर्म एप्लीकेशन तो नहीं मिलेगा ऐप स्टोर पे, लेकिन क्लास प्लस आप एप्लीकेशन डाउनलोड करके सेम तरह से जैसे आपने वेब लॉगिन किया वैसे लॉगिन करोगे, देन आप वहाँ पे भी आराम से चला पाओगे, कोई दिक्कत नहीं है। आप इस कोर्स को परचेज करो यार, कभी नहीं पछताओगे, एक बार ट्रस्ट करो। आप साइंस के लिए आपको टेंशन नहीं लेना है, 71st बीपीएससी हो, सॉरी 72nd बीपीएससी हो, 3rd हो, 74 हो, एक बार ही आपको साइंस पढ़ना है लाइफ में। और ज़्यादा नहीं, 45 लेक्चर्स ही रहेगा, ज़्यादा नहीं, 45 46 लेक्चर ही मैं रखूँगा, 1 घंटे या 1 घंटा 10 मिनट या उससे भी कम कम, मतलब इस तरह के लेक्चर्स रहेंगे इसी रेंज में। सारा चीज़, सारा कंसेप्ट क्लियर होगा, लगभग 90% सवाल आपके बन जाएंगे। वो 10% सवाल उल्टा पुल्टा रहेगा तो अलग बात है। तो आप इसको जरूर आप इस कंसिडर करिए इस चीज़ को, है ना। और आगे बढ़ते हैं। कठोर जल, ये तो देखिए, ये देखिए एएसओ ने प्रीलिम्स में पूछा था कठोर जल के बारे में, है ना। एएसओ अपना प्रीलिम्स का एग्जाम लिया, उसमें पूछा था, मेन से पूछ दिया। कठोर जल आपको पता है कैल्शियम और मैग्नीशियम के सॉल्ट होते हैं, कैल्शियम और मैग्नीशियम के नमक होते हैं उस कठोर जल में। और मैंने बताया था अस्थायी कठोरता क्या होता है और अस्थायी कठोरता क्या होता है। अस्थायी कठोरता में किसका सॉल्ट पाया था, कार्बोनेट पाए जाते हैं, और अस्थायी में क्लोराइड और सल्फेट पाए जाते हैं, और कैसे हटाना है सब बताया था। देखिए बेकिंग सोडा बनाने में किसका इस्तेमाल करते हैं, जब एनसीईआरटी पढ़ोगे तो पता चलेगा कि सोडियम क्लोराइड का इस्तेमाल करते हैं, और भी चीज़ें हैं, है ना, वो सब मैं पढ़ाया हूँ, वहाँ पे देख लेना। यहाँ पे आपका समय वेस्ट नहीं करना चाहता हूँ, इसमें नन ऑफ द एबव हो जाएगा, ठीक है। जल्दी जल्दी जो भी सवाल वन लाइनर है उनके लिए मैं टाइम नहीं दूंगा। जो कंसेप्चुअल सवाल है, ये कुफरी पोटैटो का वैरायटी है, पोटैटो ऑप्शन ए। पिटोफाइलम फॉसिल्स को राजमहल की पहाड़ियों से देखा गया, मतलब पाया गया, ये करेंट अफेयर का सवाल है एक तरह का, ये आप देख सकते हो, जीव था बहुत पहले का, है ना, ये तरह का पिटोफाइलम ऑप्सिस, है ना। कैंथरस रोजेस, ये सवाल मैं आपको ये तो गारंटी दे दूंगा कि बहुत सारे कंटेंट्स में देख लो, एनसीईआरटी देख लो, बहुत रेयर है कि ये सवाल मिलेगा, लेकिन मैंने इसको देखिए कि करीब 1 साल पहले मैं पढ़ाया उसको। और चीज़ों को समझो कि मैंने अंडरलाइन भी किया था 3 पॉइंट्स के बारे में, 3 मतलब मैंने ये चैप्टर था जिसमें मैंने पढ़ाया था कुछ ऐसे प्लांट्स हैं जिनका इस्तेमाल एज ए ड्रग के रूप में होता है, ड्रग मतलब दवाई के रूप में होता है, और कैंसर्स के रूप में, मलेरिया को जो सिनकोना बोलते हैं, कुनैन, है ना, कुनैन आपको कहाँ से मिलता है, सिनकोना छाल से। तो उसी तरह से सिनकोना है, टैक्सस है, कैंथरस रोजियस जिसको बोलते हैं सदाबहार का फूल, आपके घर में होगा सदाबहार का फूल, है ना। यहाँ पे मैंने इमेज नहीं डाला, एक मैंने थोड़ा सा मिस्टेक कर दिया, डालना था। इस तरह के फूल होते हैं सदाबहार के फूल, इस तरह के छोटे छोटे फूल फूल होते हैं, है ना। तो सदाबहार के फूल बैगनी, थोड़ा बैगनी व्हाइट कलर का होता है। तो सदाबहार के फूल कैंथरस रोजियस होता है, उसके अंदर विन क्रिस्टीन और विन ब्लेस्टीन नामक कंपाउंड पाया जाता है जो कि कैंसर्स में उपयोगी होते हैं। खत्म बात। किस तरह का सवाल है आप देखो किस लेवल का है ना। आगे चलते हैं। जाइलम वेजल्स हेल्प इन वाटर कंडक्शन कॉमनली प्रेजेंट इन, जल के संचरण में जाइलम हिंदी में लिखा है आपका दारूवाहिका, आपके सवाल में दारूवाहिका लिखा है जी, ठीक है। अब देखो मैंने पढ़ाया था, मैं एक बार फिर से बताता हूँ आपको कि मैंने बताया था जब प्लांट का मैं क्लासिफिकेशन पढ़ा रहा था प्लांट के किंगडम के बारे में, तो मैंने बहुत अच्छे तरीके से बताया था कि स्टार्ट करना आपको थाला, थाला मतलब भाई होता है, ब्रो मतलब भाई होता है, तेरी, तेरी, जिम जाने से जिम्नोस्पर्म, बॉडी मतलब अंग एंजियोस्पर्म बढ़ गई है। ये पांचों आपको प्लांट किंगडम का दिख गया स्टार्टिंग से, धीरे धीरे सबका डेवलपमेंट होगा, और एक एंजियोप्लास्ट जो एंजियोस्पर्म जो आपके प्लांट्स होते हैं जनरली वो सबसे डेवलप होते हैं ना, सब कुछ उसमें फूड फ्रूट सीड्स सब होता है। इस तरह से मैंने बताया था, आप देख सकते हो। थैला में तो थैलोफाइटा में जनरली हम लोग रखते हैं एल्गी को, ग्रीन एल्गी, रेड एल्गी, है ना, मतलब हिंदी में शैवाल बोलेंगे, ठीक है, शैवाल बोलेंगे। शैवाल आपका आता है थैलाफाइटा में, और थैलोफाइटा का एक लक्षण है कि इनमें कौन जड़ है कौन तना है इसका सही तरीके से विभाजन नहीं है, मतलब वेल
डिफरेंशिएटेड बॉडी का अभाव होता है। सही तरीके से देख के बता ही नहीं पाओगे जड़ तना है प्रॉपर पेड़ है कि नहीं है ना। कोई भी काय को देख के बता पाएगा, नहीं बता पाएगा, है ना, सवाल है वो। थाला से आगे बढ़ेंगे ब्रो में, तो ब्रो में थोड़ा सा दिखता है आपको, दिखता है क्या, जड़ और तना, मतलब आपको पता चला था अच्छा ये इसमें जड़ इसमें ये है, इसमें तना ये है, दिखता है थोड़ा थोड़ा, है ना, गेमिटोफाइट ऐसे करके। तो ब्रोफाइटा को हम लोग उभयचर बोलते हैं, प्राणी पादप जगत का। क्यों बोलते हैं, क्योंकि ये अपना जनन के लिए, मतलब अपना रिप्रोडक्शंस के लिए, अपना रिप्रोडक्शंस के लिए जल पर निर्भर करता है, जल पर निर्भर करता है। और ये सवाल आपका पूछा गया किसमें है, ब्रोफाइटा के बारे में ये सवाल पूछा गया है, शायद एएसओ प्रीलिम्स में या शायद बीपीएससी 71 में, ठीक है, पूछा गया था कि ब्रोफाइटा को हम उभयचर क्यों बोलते हैं, ठीक है। लेकिन ब्रोफाइटा का भी कमी है, इसके पास जड़ तना ऐसा दिखता है, लेकिन ब्रोफाइटा के पास, बेचारा के पास कोई संवहनीय उत्तक नहीं है, वस्कुलर टिश्यू मतलब वही जाइलम फाइलम जैसा कुछ नहीं है, ठीक है। टेरिडोफाइटा जाएंगे तो इसके पास क्वालिटी बढ़ेगा, ये सब तो रहेगा ही रहेगा, इसके पास वस्कुलर टिश्यू भी होगा, वस्कुलर संवहनीय उत्तक रहेगा, लेकिन प्रॉपर जाइलम और फ्लोएम इस तरह की चीज आपको देखने को नहीं मिलेगा। मतलब जाइलम वेजल्स हैं, ट्रैकिड, इससे नहीं, मतलब कुछ है जो पानी वानी का संवहन कर दे रहा, बट प्रॉपर नहीं है, तो ठीक है। तो जिम्नोस्पर्म में का हो सकता है, जिम्नोस्पर्म में आगे बढ़ेंगे तो जिम्नोस्पर्म के पास सब कुछ है, वस्कुलर टिश्यू भी है, जाइलम भी है और फ्लोएम भी है, लेकिन जाइलम में, इनके जाइलम में वही काय नहीं है, क्या है, वही काय नहीं है, और वही जो दारू बोलते हैं। तो जाइलम डज नॉट हैव विजल्स, यहाँ मैंने लिखा था पढ़ाने टाइम में, अभी जाके यूट्यूब पे देख ले सकते हो, क्योंकि मैंने बायोलॉजी यूट्यूब पे पढ़ाया है, तो मैंने इसे बोला कि यूट्यूब पे जाकर देख सकते हो, ठीक है, जो मैंने इस चैप्टर पढ़ाया था उसमें साफ साफ मैंने लिखा था कि जाइलम्स के पास वेजल्स नहीं होते हैं, और जाइलम मतलब जिम्नोस्पर्म के जाइलम के पास वेजल्स नहीं होते हैं, और फ्लोएम में कंपेनियन सेल और सीव ट्यूब नहीं होते हैं, कितना सा मैंने बताया था। तो यहाँ पे आप देख के समझ में आएगा कि कॉमनली किसमें मिलेगा, एंजियोस्पर्म, एंजियोस्पर्म में सब कुछ होता है, जिम्नोस्पर्म में, जाइलम में है ही नहीं, ये सब है ही नहीं, ये सब नहीं। तो ऑप्शन नंबर बी, कितना अच्छा से मैंने बताया था। और उस तरह के सवाल आपको कंसेप्चुअल सवाल आ रहे हैं, रटने वाला सवाल नहीं है बाबू। ये देखो, ये भी सवाल बहुत सारे जो आप YouTube पे वीडियो देखा होगा इस सॉल्यूशन का, है ना, उसमें इस सवाल को नहीं बताया होगा, मतलब कि इस तरह से पढ़ना, लेकिन मैंने ये सब पढ़ा चुका हूँ मैं भाई, साल भर पहले पढ़ा चुका हूँ। क्यों मैं बार बार ऐसा क्यों मैं फोकस कर रहा हूँ कि आप ये मेरे कंटेंट्स को देखो, क्यों, बिकॉज मैंने बनाते टाइम में बहुत चीज़ों को ध्यान रखा भाई, दिन दिन भर लगता है कंटेंट बनाने में, ऐसा नहीं है कि मैं कुछ भी उठाया कुछ भी डाल दिया, किताबों लिया, ये कर लिया, हल्के सवाल उठा लिए, नहीं, ऐसा करना होता तो मैं यूट्यूब पे कितने वीडियोज मतलब जनरली डाल देता MCQ वाले, लेकिन नहीं, आपको मैं चीज़ें पढ़ाता हूँ तो ढंग से पढ़ाता हूँ, नहीं तो नहीं। तो ये मैंने बताया था लाइकेन के बारे में कि एल्गी फंगी का है, ये सब कहानी, ठीक है, लेकिन मैंने, आप लाइकेन के बारे में जानते हैं कि भाई प्रदूषण का इंडिकेटर कहलाता है, आप सब जानते हो, लेकिन कहीं आपको कोई बताया कि लाइकेन का और क्या इस्तेमाल है। मैंने यह 3 एग्जाम्पल दिया था, देखिए इसमें मैंने बताया था कि परमोट्रेमा परलेटम है, जिसका इस्तेमाल हम लोग स्पाइस के रूप में करते हैं, ब्लैक स्टोन फ्लावर भी इसका नाम है, कलपासी भी नाम है, दागद फूल भी नाम है, जिसका इस्तेमाल मसाला के रूप में करते हैं, मैंने यही बताया था। और लाइकेन का वही सवाल आपको एग्जाम में देखने को मिल गया। देखिए, जो अच्छे से एक पढ़ेंगे तो इस सवाल को आंसर कर पाएंगे, इस सवाल को आंसर करते ही आगे इनका रैंक पुशअप हो जाएगा ऊपर का, है ना। सबसे ज्यादा एबंडेंट इंजाइम आपके अर्थ पे कौन है, रुबिस्को, ये तो प्रीवियस ईयर का पेपर है, रुबिस्को के बारे में पूछा था कि रुबिस्को का रोल क्या है, तो रुबिस्को का रोल क्या है, कार्बन डाइऑक्साइड को फिक्सेशन करने का हेल्प करता है, लीफ में पाया जाता है, रुबिस्को सबसे ज़्यादा इंजाइम है, सबसे मोस्ट अबंडेंट इंजाइम है रुबिस्को, है ना, रुबिस्को, ठीक है। और कोलेजन सबसे ज़्यादा पाया जाने वाला प्रोटीन है ना, और रुबिस्को सबसे ज़्यादा वर्ल्ड बायोस्फीयर में पाया जाने वाला इंजाइम है। डेट्स इट, खत्म, इस तरह का सवाल थे, तो यहाँ पे रुबिस्को और डी आंसर हो जाएगा, ठीक है। एस्पिरुलिना के बारे में देखो, ये एक ऐसा सवाल था, एक और सवाल मैं बताऊंगा जिसके बारे में मुझे मैंने नहीं पढ़ा, ठीक है, मैं ऐसे फालतू नहीं बोलूँगा, मैंने नहीं पढ़ाया था, ओके, लेकिन इसमें मैं एक ही चीज़ पढ़ाया था, वो हेट्रोसिस्ट के बारे में, कि हेट्रोसिस्ट जो है एक तरह का संरचना है, मैंने ऐसे इमेज बनाया था, उसमें मैंने छोटे छोटे से बनाया था, जो आपकी जनरली पाए जाते हैं नाइट्रोजन को फिक्स करने वाले बैक्टीरिया, नाइट्रोजन को फिक्स करने वाले बैक्टीरिया, एग्जाम्पल में नोस्टक, एग्जाम्पल में एनाबीना,
साफ साफ लिखा था। क्या है, ये है साइनोबैक्टीरिया और नोस्टा कैनाबिना में हेटेरोसिस्ट पाए जाते हैं, है ना। क्लियर है, ओके। तो अगर एस्पिरुलिना नाइट्रोजन फिक्सेसिंग बैक्टीरिया होता तो कभी ऐसा हो ही नहीं सकता कि मैं पढ़ाते टाइम में मैं छोड़ूंगा। तो ये तो 100% होगा कि 3 वाला ऑप्शन नहीं होगा, क्योंकि मैं सब कुछ बात का ध्यान रखता हूँ, पढ़ाने टाइम में बहुत रिसर्च करके मैं पढ़ाता हूँ, ठीक है। तो ये हेटेरोसिस्ट हो गया बाबू, गलत, तो 3 तो होगा नहीं, ये गया, ठीक है, ओके क्लियर है। अब आगे बढ़ेंगे। अब यहाँ पे एस्पिरुलिना के बारे में पूछ दिया है, तो अब मैं इसका आंसर बता देता हूँ। एक होता है स्पिरुलिना, एक होता है आपका क्लोरेला। क्लोरेला एक क्या है, एक एल्गी है, एक एल्गी है। एस्पिरुलिना एक क्या है, ब्लू ग्रीन एल्गी है, मतलब ये बैक्टीरिया ही है, मतलब हरा नीला से वाला है ना, मतलब ब्लू ग्रीन एल्गी, ये एल्गी है प्रॉपर। इन दोनों का इस्तेमाल कहाँ करते हैं, स्पेस फूड के रूप में। जब हम लोग जाते हैं चंद्रमा, मतलब कहने का मतलब स्पेस में, तो खाना के रूप में, बहुत प्रोटीन होता है इनके अंदर, बहुत आसानी से ले जा सकते हैं, सिंगल सेल प्रोटीन होता है, बहुत प्रोटीन होता है इसके अंदर, और खराब भी जल्दी नहीं होता है, आसानी से कैरी भी कर सकते हैं। इसलिए सवाल पूछा था, क्योंकि अभी स्पेस उसका मामला चलते रहता है। तो स्पिरुलिना जो है वो स्पेस फूड प्रोटीन रिच है, और जब ब्लू ग्रीन एल्गी है तो प्रोकैरियोटिक तो होगा, 1 और 2 इसका उत्तर होगा। तो अब मैं जब पढ़ाऊंगा तो इस चीज़ को अगला जो मैं क्लासेस लूंगा कोर्सेज में, तो जाहिर सी बात है कि मैं इस चीज़ को कवर करूंगा, है ना। आगे चलता हूँ। ग्लोबल वार्मिंग होता है, ठीक है, दोनों सही होगा, ये तो बहुत हल्का सवाल है, बना दीजिएगा आप लोग। जीवों का विकास क्रम, ठीक है। अब जब जीवों का विकास क्रम की बात किया है, तो एक चीज बताओ कि यहाँ पे पहले पढ़ो कि जीव है कौन कौन, क्या हमने ऐसे नाम कभी सुना। तो स्टार्टिंग में मैं भी देखा सवाल, तो मैं पहले आगे बढ़ा, आया फाइटोफोरा, मैंने नहीं सुना था नाम, मैंने नाम नहीं सुना था, तो कोई दिक्कत नहीं था। लेकिन जैसे मैं एग्रिसस के बारे में आया तो मुझे अच्छा ये तो मशरूम है, ये कौन है, मशरूम है। और मशरूम किस में आता है, बोलेंगे फंगी में, जाहिर सी बात है सारे फंगी होंगे। अल्टरेनिया आया तो मुझे और दिमाग अच्छा, ये भी मशरूम, ये भी आपका फंगी है। कैसा फंगी है, अल्टर है, मतलब इम्परफेक्ट फंगी है। ये मैंने याद भी कराया था ऐसे करके, ये अल्टर है तो इम्परफेक्ट फंगी है, इसे याद रखना। और इम्परफेक्ट है तो ये आएगा सबसे लास्ट वाला फंगी का इवोल्यूशन, जिसको बोलते हैं ड्यूट्रोमाइसेट। और मैंने बताया था कि मशरूम जो अग्रेसिव मशरूम है, फंगी जो है, ये बासी मशरूम है। एक ऐसा मशरूम है, बासी मशरूम है, मतलब खाने वाला ग्रुप में आता है ना, इसलिए खाने वाला मशरूम को अग्रेसिव बोलते हैं। ये तो बेसिडोमाइसेट है, बेसिडोमाइसेट। आप वीडियो जाकर यूट्यूब पे देखो, ये पढ़ाया हुआ है सब, ठीक है। ये तो मैंने बायोलॉजी का पढ़ाया हुआ है, उसमें आपको मैंने प्रॉपर बताया सब के बारे में, है ना, इवोल्यूशन के बारे में कि मशरूम के, सॉरी, फंगी के इतने प्रकार होते हैं, 4 प्रकार। 4 में ये 2 आपको दिखा कि पहले बेसिडोमाइसेट फिर ड्यूट्रोमाइसेट, पहले बेसिडोमाइसेट फिर ड्यूट्रोमाइसेट, बेसिडो ड्यूट्रो, यही ऑप्शन में था, बाकी किसी में नहीं था, क्योंकि इवोल्यूशन पूछ रहा है ना, ठीक है। ऑप्शन में 2 और 3 एक साथ नहीं कहीं पे थे, कहीं पे भी 2 और 3 एक साथ नहीं दिखे हैं, पहले 2 और 3 बाद में कहीं नहीं था, है ना। और ये दोनों मुझे पता था 100%। तो ये ऐसा नहीं मैं फालतू का बोल रहा हूँ, देखो, है ना, फालतू। देखो, ये फाइकोमाइसेट है, इसके अंदर राइजोफस आता है। आइसोकोमाइसेट सैक फंगी है, इसके अंदर ईस्ट आते हैं। एंटीबायोटिक वाला पेनिसिलम आता है आपका इसके अंदर। और फिर उसके बाद बेसिडोमाइसेट यहाँ पे होगा, जिसके अंदर मशरूम आता है, जिसको हम लोग बोलते हैं एगेरिसस आता है। और लास्ट में ड्यूट्रोमाइसेट, इसके अंदर अल्टरेनिया। ये सब मैं अभी लिख दिया हूँ कि आप यूट्यूब पे जाकर देखो, सब वीडियो मिलेगा आपको। तो ये सब पूछा हुआ इतना अच्छा से एक पेज में, देखो कितना, मोनेरा पोटिस्टा फंगी का है ना, कितना अच्छा तरीके से मैंने चीज़ों को समझाया है। आप समझोगे तब ना बाबू। ये है हार्मोन्स के बारे में, है ना, हार्मोन्स के बारे में, प्लांट हार्मोन है। और ये प्लांट हार्मोन देखो, ये सब कहाँ से मैंने उठा के, अभी नहीं, मैंने लिखा नहीं, ये मैं एडीओ का जब सेट करवाया था, 10-15 सेट में भी करवाया था एडीओ का, तो उसमें मैंने सोल्यूशन में मैंने प्लांट हार्मोन के बारे में बताया था। यूट्यूब पे प्लांट हार्मोन इसलिए नहीं मैंने पढ़ाया है, क्योंकि यूट्यूब पे मेरा शायद प्लांट हार्मोन शायद मैंने पढ़ाया होगा, देखना पड़ेगा, है ना। मैंने वहाँ पे उसके बाद मैंने क्लास छोड़ दिया था पढ़ाना। तो ये ऑक्सीजन है, जिबरलिन है, साइटोकिन है, बिस्किस एसिड है, इन सब का इस्तेमाल। और ऑक्सीजन के ऊपर कितना अच्छा सवाल है बीपीएससी में, कितना अच्छा सवाल बीपीएससी में आया था, एपिकल डोमिनेंस के बारे में, शीर्षस्थ प्रभुत्व के बारे में, कितना अच्छा सवाल आया था। अब यहाँ पे बना सकते हो ना, इथिलीन फूड पकाने में, मतलब फल पकाने में, सॉरी, है ना। अब इसके से रोक देगा सी डोरमेंसी में, है ना। तो इस तरह के सवाल आपको देखने को मिलेगा, कोई बहुत बड़ा सवाल नहीं है। आप अगर ढंग से करते हैं, सही तरीके से पढ़ते हैं बाबू,
तो आपका साइंस में नंबर आएगा। रटने वाला विद्या छोड़ दीजिए कि लूसेंट लेके रट लेंगे, घटना चक्र लेके रट लेंगे तो वहां से काम हो जाएगा। काम हो जाता था पहले, अभी भी हो सकता है, बट जिस तरह का पैटर्न हो रहा है उस हिसाब से तो मुश्किल है, फंस सकते हो आप। आपको अच्छा करना है तो आपको थोड़ा तो एफर्ट डालना पड़ेगा और सही से तरीके से पढ़ना पड़ेगा, ठीक है। यहाँ पे ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन है, क्या है ये? ऑक्सीजन है। फिर ये क्या है आपका? जिबरलिन। इस सब देखिए, सब सामने लिखा है, जिबरलिन का काम क्या है, ऑक्सीजन का काम क्या है, कितना अच्छा तरीका से मैंने बताया। तो ऐसा कुछ भी नहीं है कि एक सेकंड ओके, तो यहाँ पे हमारा D3 और C1, D3 और C1 आ गया, ठीक है। और फिर ये तो हमारा 2 हो ही जाएगा और ये हमारा हो जाएगा, ठीक है। सॉरी, ये हमारा प्लांट ग्रोथ, तो ये हमारा हो गया। यहाँ पे मैंने लिखा था देखो, तना वृद्धि, जिबरलिन का काम क्या है, ऑक्सीजन का काम क्या है, तो आराम से आप बना सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। क्लियर है? एक सेकंड, बोलते बोलते ये थोड़ा सा यार, आगे चलते, ठीक है। सवाल नंबर, कौन सा जीव जो है जिसके पास श्वसन अंगे नहीं है? ठीक है, फिश के पास गिल से मैंने बताया है, फ्रॉग के पास लंग्स टाइप के होते हैं, अर्थवॉर्म के पास मॉइस्ट स्किन होता है, इनके पास कोई स्पेशल नहीं है। जो अर्थवॉर्म है वो किस ग्रुप में आता है? बोलेंगे एनालिडा में आता है, ठीक है। इसके पास एक चीज है, एनालिडा में है तो इसके पास एक चीज है, क्या है वो? बोलेंगे उत्सर्जी अंग, और उत्सर्जी अंग का नाम भी क्या है? नेफ्रिडिया। क्या है? नेफ्रिडिया। बहुत इस तरीके से मैंने पढ़ाया था। और कॉकरोच में तो आपके क्या होते हैं? स्पाइरेकल्स होते हैं। क्या होते हैं? स्पाइरेकल्स होते हैं, श्वसन अंग। लेकिन इसके अंदर ये स्किन से ही लेता था, इसके पास कोई अंग नहीं। अर्थवॉर्म इज द राइट आंसर। सवाल नंबर 39, माइक्रोस्कोप का इस्तेमाल करने वाला टेक्निक किस किस में है, मतलब किस में नहीं है? प्लाज्मोलाइसिस, जनरली प्लाज्मालोजिमा में तो देखना होता है, प्लाज्मा मेम्ब्रेनेशन देखना होता है, तो माइक्रोस्कोप चाहिए, बायोलॉजी का पार्ट है। माइग्रेशन टिश्यू को हटाने उठाने वाला कल्चर है, तो इसमें भी। क्रोमेटोग्राफी, तो रंग को अलग अलग करने का, डाइक से रंग अलग करना है, खून से ड्रग्स को अलग करना है, तो उसमें तो चाहिए माइक्रोस्कोप। लेकिन रेडियोग्राफी जैसी आएगा तो आपको दिमाग में जैसे रेडियो है तो सब आपको कहीं ना कहीं, जैसे अल्ट्रासाउंड होता है, एक्सरे होता है, वो सब क्या किस डिपार्टमेंट में आता है? रेडियोलॉजी डिपार्टमेंट में आता है। तो रेडियो में सब रे किरणों का काम है, ना कि माइक्रोस्कोप का काम है, तो बी आंसर हो जाएगा, ठीक है। ये हार्ड, सबसे हार्ड सवाल इसको मैं बोलूँगा, मैंने पढ़ाया था गोल्गी बॉडी के बारे में कि भैया गोल्गी बॉडी पैकेज का काम करता है, ट्रांसपोर्ट का काम करता है। गोल्गी बॉडी का खोज कैमेलियो गोल्गी ने किया था। गोल्गी बॉडी में लाइसोसोम का निर्माण होता है, इससे ज़्यादा मैंने नहीं पढ़ाया था, है ना। और भी पढ़ाया था कि ट्रांस फेस होता है, सीस फेस होता है, कॉनकेव कॉन्वेव कैसे होता है, ये मैं सब बताया था। बट ये नहीं पढ़ाया था कि इसने, ये हमारे रिस्पायरेटरी ट्रैक्ट्स में म्यूसिन का स्रावन करता है, ये जो कीटभक्षी पौधे हैं उसमें आपके चिपचिपा द्रव को बनाता है। ये थोड़ा सा हार्ड आ गया सवाल, ये तीनों आंसर हो जाएगा, तो ये थोड़ा सा सवाल टफ था, है ना। तो अभी पढ़ाऊंगा तो मैं ध्यान रखूंगा, ठीक है। मतलब जो जिन्होंने एएसओ के पेपर को सेट किया है ना, उनको कहीं ना कहीं बायोलॉजी से बहुत प्यार था कि बायोलॉजी के सवाल बहुत हार्ड रखे हैं, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। कलर ब्लाइंडनेस, कलर ब्लाइंडनेस के बारे में तुम क्या जानते हो? मैंने साफ साफ लिखा था, एक्स लिंक रिसेसिव डिजीज, है ना। कैसा बीमारी है? एक्स क्रोमोजोम से लिंक है, और हमें पुरुषों में एक्स एक्स होता है, सॉरी पुरुष में एक्स वाई होता है, और महिलाओं में एक्स एक्स होता है। तो पुरुष में खाली अगर एक्स भी इफेक्ट हो गया तो आपको बीमारी हो जाएगा, महिलाओं में दोनों एक्स को इफेक्ट होना पड़ेगा तभी बीमारी होगा। इसलिए महिलाओं में कम होता है, पुरुषों में ज़्यादा होता है। और वहाँ पे मैंने लिखा भी था कि पुरुषों में ज़्यादा क्यों होता है, कौन कौन बीमारी, बहुत सारे सिंड्रोम के बारे में बताया, टर्नर सिंड्रोम, डॉन फिल्टर, क्लिनफिल्टरम, इस सब सिंड्रोम के बारे में मैंने बताया था। और वो इससे सवाल आता है, तो ये ऑप्शन नंबर ये हो जाएगा, ठीक है। इस तरह का सवाल, ठीक है। बहुत चीज़ के बारे में बताएंगे बाद में। ये तो भाई पीएमसी याद हो, पेलोजोइक एरा, मेसोजोइक एरा, सिनोजोइक एरा, है ना। आयोडीन कमी से, अब ये सवाल मेढक के बारे में आपको नहीं पढ़ाना चाह रही है, आपको समझना चाह रहा है कि आप आयोडीन के बारे में क्या जानते हैं। मैंने बताया था कि आयोडीन को रेगुलेट ये सब करने का काम करता है थायराइड ग्रंथि, और थायराइड ग्रंथि से निकलता है हार्मोन थायरोक्सिन, और थायरोक्सिन हार्मोन्स को हम क्या बोलते हैं? मास्टर हार्मोन। अब तुम बोलो कि मास्टर हार्मोन्स कैसे बोलेंगे? मास्टर ग्रंथि तो पीयूष ग्रंथि को बोलते हैं, लेकिन यहाँ मास्टर हार्मोन मैंने लिखा, मास्टर ग्रंथि नहीं लिखा, क्योंकि थायरोक्सिन का काम खाली ऐसे नहीं है कि आयोडीन कंट्रोल करना, थायरोक्सिन का काम पूरा हमारे मेटाबॉलिज्म को कंट्रोल करना, ठीक है।
पूरे हमारा ब्रेन डेवलपमेंट, दिमाग डेवलपमेंट, शरीर का डेवलपमेंट सब काम करता है कौन? आयोडीन। और भाई किसी भी टैडपोल, मेढक का छोटा सा बच्चा जो बोल सकते हैं ना, छोटा सा टैडपोल, छोटा सा मेढक का, इसके अंदर आयोडीन का कमी हो जाएगा तो बेचारा शरीर ग्रोथ नहीं कर पाएगा, तो कायांतरण रुक न जाएगा जी। ऑप्शन नंबर सी। देखिए किस तरह का सवाल आया है ना। ये तो बहुत हल्का सवाल है। नेफ्रॉन का भाग जहाँ पे सोडियम का एक्टिव रियर ऑब्जर्प्शन होता है उसको क्या बोलते हैं? हम लोग बोलते हैं, उसको बोलते हैं पीसीटी। ये वाला यहाँ पे होता है। ये हेनली लूप हो गया, ये डीसीटी हो गया। डीसीटी पे होता है, लेकिन सोडियम का अगर पूछेगा Na प्लस का तो वो होता है प्रॉक्सिमल कॉन्वोलेटेड ट्यूबुल्स में। मैंने तो ये भी पढ़ा था कि सोडियम का रीऑब्जर्वेशन किस हार्मोन के कारण होता है। ये सब भी मैंने बहुत अच्छे तरीके से पढ़ाया है, अगर आप हार्मोन्स चैप्टर पढ़ोगे तो। ये तो खैर एक्सरेशन में है ना, तो ये ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। 45 सवाल है आपका दुधवा नेशनल पार्क में आपको, ये तो करेंट अफेयर है। इथाइल अल्कोहल का इस्तेमाल, इथेनॉल का इस्तेमाल ईस्ट का इस्तेमाल इथेनॉल फैक्ट्री में करते हैं, इथेनॉल बनाने में करते हैं, ठीक है, ये तो अलग चीज़ है। ईस्ट का ही सिंपल है। चीज नाइट्रोबैक्टर गलत है ना। एसिटिक एसिड विनेगर में पाया था, ये भी गलत है। कर्ड में लैक्टोबैसिलस पाया था, ये भी गलत है। तो आपको ये आंसर हो गया, ठीक है, ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। लास्ट सवाल भी सबसे हार्ड सवाल बोलेंगे हम, क्योंकि इस न्यूरॉन्स के रिफ्रैक्टरी पीरियड, जब भी न्यूरॉन इन एक्साइटेड होता है, कैसा होता है? इन एक्साइटेड, ठीक है, इन एक्साइटेड। इतना देर का वीडियो हो गया, पता भी नहीं, बड़ा हो गया लगता है शायद, ठीक है। इन एक्साइटेड मतलब कि जो न्यूरॉन वो स्थिर है, सिग्नल नहीं भेज रहा है, और फिर जब सिग्नल भेजना चालू करे, इसके बीच का जो पीरियड इसको बोलते हैं रिफ्रैक्टरी पीरियड। ये तो डिटेल में नहीं पढ़ना है, एक आध सवाल आ सकता है ना। अभी हमने इतना सवाल देखा, 2-3 सवाल हमको लगा कि नहीं फालतू था, 40 में से 3 सवाल मानते 4 सवाल फालतू था, 35 तो सवाल आपके अंदर था, 36 सवाल है ना। तो रिफ्रैक्टिव पीरियड उसी को बोलते हैं, जनरली बोलते हैं डीपोलराइजेशन। जब सोडियम आयन को जो न्यूरॉन से वो अपने अंदर घुसने, इंटर करने देता है और फिर रुक जाता है, और फिर जो रिपोलराइजेशन होता है, मतलब कहने का मतलब कि दोबारा से जब पोटेशियम आयन को छोड़ता है, ये ही पीरियड को इस बीच के पीरियड को बोलते हैं रिफ्रैक्टिव पीरियड। तो देखो हम लोगों ने जितना भी सवाल 40 सवाल किया, बहुत अच्छे तरीके से मैंने बताया है आपको क्या सोर्सेज है, आपने समझ गया होगा। आप ऐसा नहीं हो कि आप इतने भी ऐसे नहीं हो कि आप एनसीईआरटी पढ़ने के लिए बैठ जाओगे क्लास 6 से लेकर 12 तक। पढ़ना तो पड़ेगा भाई क्लास 6 से 12 तक, और वो आप काम नहीं करो क्योंकि आपके पास इतना टाइम नहीं है। तो उसके लिए मैं हूँ, मैंने जो कंटेंट्स बनाया वो क्लास 6 से क्लास 12 का हर एक चीज़ कवर किया हुआ है, और ज़्यादा मोटा पैकेज भी नहीं है कि बहुत सारा पैकेज हो दे देंगे आपको, इतना सारा मोटा 500 पेज रट लो इसी से सवाल आएगा, ऐसा नहीं है। उस स्लाइड्स में जो मैं पढ़ाऊंगा, 45 वीडियो में जो भी मैं पढ़ाऊंगा, उससे बाहर आपके नहीं सवाल आएंगे। सारे एग्जाम्स के सवाल को आप बना पाओगे। लेकिन हाँ, मैं 45 वीडियो जो पढ़ाऊंगा उसको आपको अच्छे तरीके से कवर करना पड़ेगा। अगर आप साइंस में एक्सेलेंट चाहते हो, साइंस में एक्सेल होना चाहते हो, है ना, देन आपको वो काम करना पड़ेगा। तो जरूर से आके कोर्स को परचेज करो, क्योंकि बार बार मैं यूट्यूब पे हर चीज़ नहीं पढ़ाऊंगा, फ्री में चीज़ें मैं पढ़ाता हूँ तो लोग उसको उतना वो वैल्यू नहीं करते हैं कि चलो ये तो वैसे यूट्यूब पे। तो इसलिए मुझे कोर्स लॉन्च करना पड़ेगा कि मैं वहाँ पे मैं भी थोड़ा सा डिसिप्लिन हो जाऊँगा। मैं भी डेली वहाँ पे मैं क्लासेस मुझे डालना पड़ेगा। मुझे मेरे अंदर लाइबिलिटी होगा कि नहीं, मुझे कंप्लीट करना है। तो इसलिए मैंने कोर्सेज लॉन्च किया है, और ज़्यादा ऐसा कोई प्राइसेस नहीं है। मैं ऐसा भी प्राइस नहीं रखूँगा कि 99 रख दूँ, ये सब भी नहीं होगा, ठीक है। जो भी है प्राइसेस रीजनेबल प्राइस है, अभी 400 में चल रहा है, आप परचेस कर सकते हो। फिर आप देखो कि कैसे आपके साइंस के सवाल सही होते हैं कि नहीं होते, ठीक है। तो धन्यवाद, मिलेंगे हम लोग नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। और भी वीडियो बहुत सारा आते रहेगा आपके लिए, ठीक है। चलिए।